नमस्कार बच्चों। आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इस 5th लेक्चर के अंदर इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर के कुछ मोर एग्जांपल्स और आईपीएससी नोमेनक्लेचर के एंड सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो लेट अस सी फ्रॉम द स्टार्टिंग द फॉर्मूला व्हिच वी वर यूजिंग इज सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो ये किसके लिए यूज़ कर रहे थे हम? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे हम साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो प्रीफिक्स लगाएंगे। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए लगा रहे थे। तो देखो सबसे पहले अपने पास CH3OH, देखो कॉमन नेम, कॉमन आईपीएससी नेम। सो यहाँ पे कॉमन नेम CH3OH, तो इसको क्या बोलेंगे हम? CH3 मिथाइल है और OH के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं? एल्कोहल। तो दिस इज मिथाइल एल्कोहल। आईपीएससी नेम मिथ। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? मिथ। और सैचुरेटेड है तो मीथेनॉल। अब देखो सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करके पता चलेगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। उसके बाद OH, ये यहाँ पे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 क्या आ गई इसके अंदर? लोन पे है तो CH3OH। अब ये क्या है अपने पास? देखो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, इसलिए सैचुरेटेड। तो मीथेनॉल। ऐसा देखो CH3 CH2OH, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करो। CHHH, OH। देखो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी सैचुरेटेड है। और ये पार्ट क्या हुआ इसके अंदर? इथाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। और आईपीएससी नेम देखो सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं है इसमें, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? रूट वर्ड इथ। सैचुरेटेड है तो एन, ये हटा देंगे, इथेनॉल। ऐसे ये बनाएंगे। देखो सारा सैचुरेटेड है ये भी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपाइल एल्कोहल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो एक वैलेंसी फ्री, प्रोपाइल एल्कोहल। और इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। देखो अब इसका ऐसे एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो CHHOH। कार्बन टेट्रावेलेंट है तो उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 8 में कन्वर्ट करना है आपको। देखो अभी हमने कॉमन नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, अगर सेकंड कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप आ जाए तो उसके आगे क्या लगा देते हैं हम? आइसो। तो यहाँ पे सेकंड पे एक CH3 ग्रुप आ गया तो इसको क्या कह देंगे हम? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और आईपीएससी क्या हो जाएगा इसका? देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, वो कितने कार्बन की होगी? 3 की। उसके बाद नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3, तो OH ग्रुप कौन से कार्बन पे आ रहा है? 2 पे। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन टूओल। देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे भी सेलेक्ट करेंगे तो 3 कार्बन की आएगी। तो इसमें ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कह सकते हैं हम? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो आईपीएससी नेम क्या होगा इसका?
देखो सब्स्टिट्यूएंट आ गया इसमें, सब्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें, मिथाइल। तो नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। तो कौन से नंबर पे, 2 के ऊपर, तो 2 पे बताएंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका आईपीएसी नेम होगा। देखो हेलोजेंस के लिए जैसे CH3Cl ले लिया हमने सबसे सिंपल, तो ये कॉमन नेम इसका CH3 का क्या हो गया, मिथाइल। और Cl के लिए क्या लगाएंगे, मिथाइल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम। अब आईपीएसी क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो मीथेन, क्योंकि वो हमने टेबल में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूएंट जब उसको ट्रीट करेंगे तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, हेलो। हेलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, तो मिथाइल क्लोराइड और क्लोरो मीथेन, ऐसे CH3 CH2Cl, तो ये हो गया इथाइल इथाइल क्लोराइड। और क्या कहते हैं इसको, क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। देखो साइक्लिक पार्ट के ऊपर Cl लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, साइक्लो ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। देखो 1 कार्बन है तो कॉमन नोमेनक्लेचर में 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म। अगर 2 कार्बन है तो उनके लिए यूज करेंगे हम एसिड। 3 कार्बन है तो उसके लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स हम प्रोपियोन। 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूटायर। 5 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेलर। अब CHO फंक्शनल ग्रुप है तो CHO फंक्शनल ग्रुप इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड्स। C डबल बॉन्ड O फॉर कीटोन and COH for carboxylic acid। और कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स यूज करेंगे हम इक एसिड। ये कॉमन के लिए है अपने पास, कॉमन नोमेनक्लेचर के इक एसिड। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप है COR तो ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे लास्ट में 8। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे हम इसको कॉमन नोमेनक्लेचर को। जैसे अपने पास ये है एक HC डबल बॉन्ड O H और इसको हम क्या लिख सकते हैं HCHO कंडेंस्ड फॉर्म में। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस। तो इसमें बॉन्ड्स को हमने शो किया है इसमें और 2 इसमें लोन पे रहेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो HCHO देखो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए हम कॉमन नेम लिख रहे हैं इनका। तो 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम, रूट वर्ड फॉर्म। और CHO ग्रुप था तो CHO ग्रुप के लिए एल्डिहाइड, तो फॉर्म एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। उसके बाद देखो ऐसे लिख देते हैं हम CH3 CHO और इसको ऐसे ओपन करके शो करेंगे तो इसके बॉन्ड्स को CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो देखो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है इसके अंदर, तो एल्डिहाइड है
लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गए, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? एसिड। तो ये देखो एसिड लगा दिया अपन ने। अब CHO ग्रुप एल्डिहाइड है, तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? दीज आर द सफिक्स यूज्ड। कीटोन के लिए सफिक्स यूज करेंगे हम ओन। तो एल्डिहाइड के लिए एसिटा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। अब देखो ऐसे CH3 CH2 CHO कितने कार्बन हो गए इसमें? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO मतलब एल्डिहाइड। उसके बाद CH3 CH2 CHO 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? प्रोपियोन। प्रोपियोन प्रोपियोन एल्डिहाइड। देखो इसमें कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? ब्यूटायर। ब्यूटायर एल्डिहाइड। ब्यूटायर एल्डिहाइड will be used. देखो अब जैसे अपने पास आ जाता है HCOH। देखो ये COH को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। COH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या सफिक्स लगाएंगे? इक एसिड। किसमें? कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम? पहले तो फॉर्म और सफिक्स इक एसिड। तो इसका क्या नाम हो गया? फॉर्मिक एसिड, जो रेडेंट्स में पाया जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड हो OH। देखो 2 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? एसिड। और सफिक्स क्या लगाएंगे? इक। तो एसिटिक एसिड। अब देखो इनके साथ साथ अगर IUPAC लिखते हैं अपन, तो IUPAC में एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम? मिथ। सैचुरेटेड है, सैचुरेशन हम कार्बन कार्बन के बीच में चेक करते हैं, तो मीथेन। और सफिक्स क्या लगाएंगे इसमें? ओइक एसिड। यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर सकते हो। इक एसिड, इक एसिड किसके लिए है? कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि IUPAC नहीं, HCOH के लिए क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड। और कॉमन में यूज करेंगे इक एसिड। IUPAC में ओइक एसिड सफिक्स। अब देखो एसिटिक एसिड, तो इसमें कितने कार्बन है? एसिटिक एसिड नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? इथ। अब सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इथेन इथेन। अब ई हटा देंगे और लास्ट में सफिक्स क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड हो गया इसका IUPAC नहीं। देखो जैसे CH3 CH2 COH, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कंडेंस्ड फॉर्म में CH3 CH2 COH। ये हो जाएगा अपना CH3 COH एंड दिस वन विल बी HCOH। तो देखो इसमें कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या यूज करते हैं? प्रोपियोन। प्रोपियोन सफिक्स क्या लगा देंगे? इक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर में 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? रूट वर्ड हम प्रोप। तो ये लो प्रोप। सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में, बना के देख लो इसको। देखो 3 और यहाँ पे कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के, 3 और 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो प्रोपेन सैचुरेटेड हो गया। और सफिक्स ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसको ओपन बना देते हैं अपन, H। देखो कितने कार्बन हो गए इसमें टोटल? 1 2 3 4 4। तो 4 के लिए क्या होगा इसमें? ब्यूटायर।
4 कार्बन के लिए ब्यूटायरॉइड, और सफिक्स इक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। आईपीएससी में 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? ब्यूटेन, सैचुरेटेड है तो ब्यूटेन, और सफिक्स ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे बताएंगे। देखो कीटोन के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप लगाएंगे इसको, तो इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं हम डाइमिथाइल कीटोन। और देखो 2 कार्बन इनके लिए एसिड, और यहाँ पे मिनिमम 1 कार्बन आएगा, तो इसको लिए क्या भी यूज कर सकते हैं हम? एसीटोन। इसका कॉमन नेम डाइमिथाइल कीटोन, और क्या बोलते हैं इसको हम? एसीटोन। अब देखो आईपीएसी नेम, इसमें टोटल कार्बन की चेन कितने कार्बन की? 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड यूज करेंगे हम? प्रो। सैचुरेटेड है, सैचुरेशन कभी भी ये नहीं देखना है बेटा आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। सैचुरेटेड है तो प्रोपेन। अब सफिक्स कीटोन्स के लिए क्या लगाते हैं हम? कीटोन्स के लिए सफिक्स, दिस इज ओइक एसिड फॉर एसिड्स, और कीटोन्स के लिए क्या लगाते हैं हम? ओन। तो प्रोपेन। अब ओन कितने कार्बन पे है? देखो 1 2 3, तो ये ऐसे लिख देंगे प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन। देखो इसमें एक साइड में हो गया इथाइल और एक साइड में मिथाइल, तो इसको क्या बोल देंगे हम? इथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे रूट वर्ड? ब्यूट। अब सैचुरेटेड है तो ब्यूटेन। अब देखो 1 2 3 4, नंबरिंग यहाँ से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 पे कीटोन आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, तो 3 पे आ रहा है, तो ऊपर वाली राइट है, नीचे वाली रॉन्ग है, तो ऊपर वाली राइट है, तो ब्यूटेन टू ओन, ऐसे इसके नाम लिखेंगे। So these are some examples of nomenclature of aldehydes, carboxylic acids and ketones, alcohols. Now देखो एस्टर की बात कर रहे थे हम, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एस्टर अपने पास ऐसे है, आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, आर सी डबल बॉन्ड हो, ओ आर डैश, तो ये जो आर डैश होगा इसके लिए हम 2 नाम है अपने पास, एक तो कॉमन और एक आईपीएसी। तो आर डैश दोनों में एल्काइल होगा, जो भी एल्काइल है, एल्काइल। अब कार्बोक्सिलेट उसमें हम लास्ट में लिख रहे थे 8, और इसमें भी ये एल्काइल होगा, एल्काइल। फिर उसके बाद ये जो कार्बन है ये पूरा हो गया इसके लिए एल्केन, तो एल्काइल, एल्के ये हटा देंगे और क्या लगा देंगे लास्ट में? O8, एल्काइल एल्केनोएट की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो उसमें एक कार्बन के लिए इसमें O8, इसमें 8 लिखेंगे, तो एल्काइल, यहाँ जो भी उसका रूट वर्ड है, रूट वर्ड, और फिर लास्ट में क्या सफिक्स लगा देंगे उसमें? 8 + 8। देखो कैसे, हम इसको एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं, H C डबल बॉन्ड हो OCH3, तो यहाँ पे इसका कॉमन और यहाँ पे इसका आईपीएसी। देखो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप दोनों में क्या हो गया? मिथाइल, दोनों में लगाया हमने, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? एल्काइल। CH3 ग्रुप है तो CH3 के लिए क्या यूज करेंगे? मिथाइल। यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? मिथाइल। उसके बाद ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या यूज करते हैं? फॉर्म, और सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पे? 8, तो मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट इसका नाम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो मिथाइल है तो एल्काइल तो हो गया, एल्केनोएट, तो एक कार्बन के लिए मिथ, तो मिथाइल मिथ, सैचुरेटेड है एन,
मीथेनोएट, मिथाइल मीथेनोएट। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वही एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पे, मिथाइल, तो इसके लिए क्या कह देंगे हम, मिथाइल। अब कार्बन 2 हो गए, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम, एसिड, और सफिक्स लास्ट में 8, मिथाइल एसिडेट। यहाँ पे देखो वही एल्काइल ग्रुप क्या हो गया, मिथाइल। कार्बन कितने, 2, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मींस इट इज सैचुरेटेड, तो मिथाइल इथेनोएट। देखो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या हो गया, इथाइल, तो ये यहाँ क्या लगा देंगे, इथाइल। अब देखो पहले एक कार्बन का कंसीडर करते हैं हम, तो 2 कार्बन है टोटल इसमें, तो 2 कार्बन है तो इथाइल एसीटेट, कॉमन नेम हो गया इसका इथाइल एसीटेट। अब देखो ये इथाइल ये एसीटेट, तो यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम, इथ, सैचुरेटेड है तो एन, और लास्ट में सफिक्स क्या लगा देंगे, ओएट, इथाइल इथेनोएट। देखो इसमें 3 कार्बन हो गए, ये एल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल, तो इथाइल प्रोपियोन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोपियोनोएट, प्रोपियोनोएट। यहाँ पे क्या यूज करेंगे इसमें, इथाइल प्रोपेन ओएट, इथाइल प्रोपेनोएट, ऐसे यूज करेंगे हम एस्टर्स के लिए बताइए आईपीएससी ने नोमेनक्लेचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस nomenclature of organic compounds. Now we are going to discuss some chemical reactions of organic compounds. केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले अपन जैसे इस पे मेन बात आती है कार्बन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, तो कार्बन के लिए कार्बन से हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ बातें कोल के बारे में, पेट्रोलियम, इनको जलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इनको जलाएंगे तो कंबशन होगा, तो कंबशन होगा तो उसकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि वो कैसे जलेगा, किस फॉर्म में। तो कोल क्या है, कोल इसके अंदर कार्बन है, कार्बन कंटेंट। पेट्रोलियम में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ sulfur and nitrogen also present in these compounds. So how coal and petroleum is formed? तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं fossils. Fossils क्या होते हैं? Fossils are the remains of dead plants and animals. Remains of dead plants and animals which got buried deeply into the
surface of earth before millions of years ago due to volcanic eruptions or earthquakes एक्सेट्रा, कोई भी कैटास्ट्रोफिक फिनोमिनन जो अर्थ के ऊपर हो जाए, जो डिस्ट्रॉय कर दे अर्थ को, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर इधर उधर हो जाए, तो प्लांट्स एनिमल्स जो उनके दे गॉट बरीड इन डेप्थ, इन द डेप्थ इनसाइड द अर्थ, तो उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के लिए दो टर्म आती है अपने पास, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो दीज फॉसिल्स जो हैं ये अपने पास किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन रिन्यूएबल। मतलब ये जितने अपने पास अर्थ में अवेलेबल हैं इतने ही अवेलेबल हैं अपने पास। तो उससे बनते हैं जो मेनली डेड प्लांट्स से दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड वेरी स्मॉल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स they result into the formation of petroleum. Petra word, it is related to rocks. तो rocks की पेट्रोलियम, जो rocks के बीच में सर्विसेज होती है उनके बीच के अंदर जाके ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ से जहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे पेट्रोलियम। सो वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स दे विल कॉन्स्टिट्यूट पेट्रोलियम। अब जो प्लांट्स, कोल और प्लांट्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो चलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अपने पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से। मेनली अपने पास इसमें होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल tar एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब अपने पास कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से। तो जब इनको जलाते हैं तो मेन क्या होता है इसमें? कंबशन। सबसे पहले अपने को इसमें क्या स्टडी करनी है? कंबशन रिएक्शन। जब हम इनको जलाएंगे तो कंबशन टू टाइप्स का होगा। कंबशन मतलब किसी भी सब्सटेंस का बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन, और दूसरा होता है कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। देखो, कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है जब अपने पास when the substance is completely burned in excess supply of oxygen, कोई भी उसके अंदर रेसिड्यू ना बचे तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीट कंबशन। when substance is completely burned in excess of O2, no residue is left. और incomplete combustion occurs in limited supply of O2. लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 के अंदर हो और इसके अंदर रेसिड्यू बचेगा अपने पास, रेसिड्यू इज लेफ्ट। तो जो कंप्लीट कंबशन होता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। एंड इनकम्प्लीट कंबशन, दिस बर्न्स विद येलो फ्लेम। ये येलो फ्लेम के साथ चलेगा। तो ब्लू कलर की जो फ्लेम होती है उसमें लाइट कम एमिट लाइट होती है। जब कंबशन होता है तो हीट एनर्जी एमिट होती है और लाइट एनर्जी एमिट होती है। तो इसमें कम लाइट एनर्जी एमिट होती है, तो इसको हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लाइट ज़्यादा एमिट होगी, जब येलो लाइट होगी तो दिस इज ल्यूमिनस फ्लेम। तो ये फ्लेम के साथ जलेगा कंबशन। ये मेनली जो है कोल जो है, अब
कोई भी हाइड्रोकार्बन जल रहा है या पेट्रोलियम जल रहा है तो वो जल रहा है दो तरीके से, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्शन। जैसे कैंडल जलती है तो कैंडल इनकम्प्लीट कंबस्शन का एग्जांपल हो गया अपने पास। ये एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस क्या होती है अपने पास? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके मेनली क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन and some amount of ethane and propane gas are also present। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होता है ये इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एलपीजी के अंदर। लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है उसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट होते हैं। बस स्मॉल अमाउंट में ईथेन और प्रोपेन भी प्रेजेंट होती है। अब इसकी लीकेज को चेक करने के लिए, टू चेक लीकेज, जो इसमें स्मेल आती है, वैसे तो ये स्मेल लेस होता है, टू चेक लीकेज मरकैप्टेंस आर एडेड। लीकेज चेक करने के लिए उसमें मरकैप्टेंस ऐड कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद देखो कि ये ल्यूमिनस फ्लेम है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और ये ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जल रहा था। तो जो ब्लू कलर की फ्लेम है कंप्लीट कंबशन हो रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी बनेगी उसमें, और उसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो कम एनर्जी बनेगी। और जो कोल है, कोक एंड चारकोल, दे बर्न रेड ओट, वो रेड कलर के हो जाएंगे पूरे जब वो जलेंगे कोल और चारकोल। इनिशियली इनमें जो फ्लेम्स आती है वो फ्लेम्स आती हैं ड्यू टू कंबशन ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उनकी वजह से जो फ्लेम आती है वो आती है इसके अंदर। तो इनिशियली फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इनिशियली फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंसेस। कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस की वजह से वो फ्लेम आती है इसके अंदर, कोक और चारकोल के अंदर। वरना ये रेड ओट जो अंगीठी के अंदर जब जलते हैं तो बिल्कुल दे बिकम्स रेड ओट। एलपीजी है, एलपीजी किसके साथ जलती है? ब्लू फ्लेम के साथ। कैंडल है, किसके साथ जलेगी? येलो फ्लेम के साथ। येलो फ्लेम को क्या बोलेंगे हम? ल्यूमिनस फ्लेम, और इसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। इसमें ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो ल्यूमिनस फ्लेम के नुकसान भी अपने पास, क्योंकि उससे बर्तन जो है ब्लैक कलर के हो जाते हैं, एनर्जी ज्यादा अमाउंट में, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो कंप्लीट कंबशन से ज्यादा एनर्जी जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है कंप्लीट कंबशन की वो ज्यादा होती है इसके अंदर। सो दिस इज रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन्स, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को जब जलाएंगे तो हमारे पास दो तरीके की फ्लेम्स आएंगी, तो उनके बारे में अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में कंबशन